हे गाइस, दिस इज पी टाइगर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और फाइनली मैं अपने चैनल पे वापसी लौट कर आ ही गया हूँ 10 से 15 दिन का ब्रेक लेने के बाद। और उसमें सबसे पहले मैं आप लोग को सॉरी करना चाहूँगा कि आप लोग को इतना ज़्यादा वेट करना पड़ा, और उन लोगों को थैंक यू करना चाहूँगा जिन्होंने मेरे ना होने के बावजूद मेरी पुरानी वीडियोस को देख के उस पर कमेंट्स वगैरह करे और मुझे मैसेज वगैरह में वो लोग पूछते रहे, तो उनको मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू कहना चाहूँगा। तो रही बात अपनी सीरीज़ की, तो आज हम अपनी दोबारा से डार्क रेन की सीरीज़ को ही कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जो कि हम पिछले 6 महीने से तकरीबन चलाते हुए आ रहे हैं, क्योंकि ये है ही इतनी बड़ी। और आपको ये बात तो माननी पड़ेगी कि इतनी बड़े स्टोरी आर्क होने के बावजूद इसमें जो है हमें एंटरटेनमेंट भरपूर मिल रही है। उसकी वजह ये है कि इसके अंदर हम अलग अलग मुख्तलिफ कॉमिक्स को पढ़ रहे हैं। और अब तक आप लोग यही सोच रहे हैं कि हमने तकरीबन सारे कॉमिक्स के ऊपर नज़र डाल दी है, थॉर का हो, आयरन मैन का हो, हल्क का हो, या किसी और का भी क्यों ना हो, लेकिन हमने अभी तक एक्स मैन की कोई खास कॉमिक इसके पूरे के पूरे स्टोरी आर्क के अंदर नहीं देखी। उसकी वजह यही थी क्योंकि डार्क रेन के अंदर एक्स मैन के हवाले से पूरा का पूरा एक स्टोरी आर्क जो है वो उन लोगों ने तैयार किया हुआ था। उसमें सिर्फ छोटे मोटे कुछ कॉमिक्स नहीं बल्कि एक स्टोरी आर्क चला रहे थे। जिस तरह से एक डार्क रेन का स्टोरी आर्क चल रहा है, उसी के अंदर एक हमारे पास आज स्टोरी आर्क शुरू हो रहा है जो कि यूटोपिया के नाम से है। तो इस यूटोपिया के तकरीबन हमारे पास जो है ऑफिशियली 6 इशूज़ हैं, जो कि 6 इशूज़ के अंदर ये स्टोरी कवर हुई भी है, लेकिन बीच में 2 टाई-इन्स भी हैं और उनको मैं एज अ इशू ही कवर करूँगा। तो तकरीबन हमारे पास यूटोपिया के अंदर 8 एपिसोड्स बन जाएंगे। और आई होप कि मैं इनको जो हूँ डेली बेसिस के ऊपर ही आप लोग के साथ शेयर किया करूँगा, जिस तरह से मैं पहले रेगुलरली किया करता था। तो इसकी थोड़ी सी बैक स्टोरी मैं आपको देते चलूँ कि यूटोपिया है क्या बेसिकली। तो आपको पता होगा कि म्यूटेंट्स जो हैं अब इस वक्त मार्वल कॉमिक्स के अंदर बहुत कुछ सहते हुए आ रहे हैं। मतलब एवेंजर्स असेंबल से कहानी शुरू हुई थी जब स्कारलेट विच अपने ऊपर से आपा खो बैठती है। उसके फ़ौरन बाद हाउस ऑफ एम का इवेंट होता है, जिसके आखिर में वो सिर्फ 3 लफ्ज़ बोलती है कि नो मोर म्यूटेंट्स, और सारे के सारी म्यूटेंट पॉपुलेशन वो ख़त्म हो जाती है और दुनिया के अंदर सिर्फ तकरीबन 200 म्यूटेंट्स बच जाते हैं। इसके अलावा सारे के सारे म्यूटेंट्स अपनी पावर खो चुके हैं और उसके बाद से ना ही कोई नया म्यूटेंट पैदा हो रहा था, ना ही कोई नया म्यूटेंट सामने आ रहा था। लेकिन कहानी तब बदल जाती है जब एक नई म्यूटेंट बच्ची के बारे में पता चलता है, जो कि बिल्कुल पैदा होते ही म्यूटेंट बन जाती है, और वो होती है होप, जिसको जो है साइक्लॉप वगैरह बचाने की कोशिश करते हैं। और उसके पीछे बहुत ज़्यादा लोग भी लगे होते हैं, क्योंकि वो एक पहली म्यूटेंट होती है जो कि एम डे के बाद से पैदा हुई थी। तो बहुत सारे लोग उसको मारना ही चाह रहे थे और बहुत सारे लोग अपने कब्जे में लेना चाह रहे थे। लेकिन वहीं पे हमने देखा था कि केबल उसको फ्यूचर में लेके चला जाता है। और उसकी अगली हमने स्टोरी आर्क देखा था मसाया वॉर वाला, जो कि मैं पहले आप लोग के साथ शेयर कर चुका हूँ कि किस तरह से साइक्लॉप जो है अपनी एक्स फोर्स वुल्वरीन के साथ और उनको जो है फ्यूचर के अंदर भेजता है उस बच्ची को बचाने के लिए। और इस तरह अर्थ के ऊपर जो म्यूटेंट्स वेस्टचेस्टर से निकल के जो है सैन फ्रांसिस्को की तरफ आ गए थे। इन लोग को एक नई जगह दी गई थी वहाँ के मेयर के मुताबिक, और वहाँ पे सारे म्यूटेंट्स अब रह रहे थे, यानी कि साइक्लॉप और वगैरह जो दूसरे म्यूटेंट्स हैं। और ये बात भी आप लोग के अब तक ध्यान में होनी ही चाहिए कि सारे के सारे म्यूटेंट्स को उस वक्त जो लीड कर रहा है वो साइक्लॉप कर रहा है, ना कि प्रोफेसर चार्ल्स एक्सेवियर। और ये सब की वजह भी जो है हमें डेडली जेनेसिस पिछला जो स्टोरी आर्क था उसके अंदर हम अच्छी तरह से देख चुके हैं। तो अगर रही बात म्यूटेंट्स की, तो हम अपने चैनल पर म्यूटेंट्स के हवाले से बहुत कुछ पहले शेयर कर चुके हैं, और अगर अभी तक आपने वो सब नहीं देखा है तो मेरी नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा। सो गाइस, चलिए बातें काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, तो अपनी जल्दी से स्टोरी आर्क को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारे इस यूटोपिया के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलने वाला है। सो गाइस, दिस इज पी टाइगर, बिना किसी और देरी के यूटोपिया को शुरू करते हैं। तो कहानी का शुरुआत हमारे पास 2 पार्टीज़ के साथ होता है। एक यहाँ पे म्यूटेंट पार्टी है और एक ह्यूमन पार्टी है, जिसमें इनको लीड कर रहा है साइमन ट्रास्क। अब साइमन ट्रास्क दरअसल वो है जिसके ट्रास्क फादर ने जो है सेंटिनल प्रोग्राम को शुरू किया था म्यूटेंट्स को हंट डाउन करने के लिए। तो जो बाप करता आया है वो चीज़ बेटे के अंदर भी आई है, और अब ये लोग सैन फ्रांसिस्को के अंदर निकल रहे हैं, मतलब म्यूटेंट्स के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए, जो कि नॉर्मली हम हर एक्समैन कॉमिक्स के अंदर, हर एक्समैन स्टोरी के अंदर देखते ही हैं। लेकिन इस बार यहाँ पे जो है साइमन ट्रास्क जो है वो सैन फ्रांसिस्को की तरफ आ रहा है उन म्यूटेंट के खिलाफ मार्च करते हुए। उसके मुताबिक यहाँ पे जिस तरह से एक साथ सारी की सारी म्यूटेंट पॉपुलेशन जमा हो गई है वो उसके खास खिलाफ है, और इस तरह से सैन फ्रांसिस्को के अंदर उनको अड्डा बना के दे देना ये इसके बहुत ज़्यादा खिलाफ है, और इसी वजह से आज ये यहाँ पे मार्च कर रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि जब यहाँ पे वो लोग मार्च करते हुए सैन फ्रांसिस्को की स्ट्रीट्स के अंदर पहुँचते हैं तो वहाँ पे पहले से ही बहुत ज़्यादा रश जमा हुआ होता है। और दरअसल यहाँ पे रश किसी और का नहीं बल्कि डॉक्टर हैंक मॉकॉय यानी कि बीस्ट का होता है, क्योंकि बीस्ट ने भी अपने कुछ म्यूटेंट दोस्तों को यहाँ पे निकाला है रोड के ऊपर, और वो अपने राइट्स के लिए यहाँ पे लड़ने के लिए आए हैं। वो यहाँ पे जो है इस तरह की आवाज़ उठा रहे कि ट्रांस जो कर रहा है वो बिल्कुल ठीक नहीं कर रहा है, ह्यूमन और म्यूटेंट्स दोनों को इक्वल राइट्स देने चाहिए।
तो वहीं पे बीच बोलता है कि मेरे ख्याल से आपके सामने यहाँ पे और भी बहुत ज़्यादा रास्ते हैं जो कि सिटी हॉल की तरफ जा सकते हैं और हम लोग यहाँ पे जमा हुए हैं, तो मेरे ख्याल से आपको अपना रास्ता बदल लेना चाहिए। तो वहीं पे टास भी अपनी जो है बहसबाजी शुरू कर देता है और बोलता है कि हम लोग यहाँ पे अपने फर्स्ट अमेंडमेंट राइट्स को जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोग जो है फ्रीली स्पीच कर सकते हैं और हम जहाँ चाहें असेंबल हो सकते हैं, हमें किसी से कोई इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं और हम कोई काम इलीगली नहीं कर रहे हैं और इस वक्त तुम हमारे रास्ते के अंदर आ रहे हो, हम नहीं। तो वे पीच बोलता है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मिस्टर ट्रास्क और मैं यहाँ पे बिल्कुल भी किसी मूड में नहीं हूँ कि मैं आपके अंदर कोई भी इंटरेस्ट लूँ। दरअसल हम तो खुद अपने यहाँ पे राइट्स को जो एक्सरसाइज करने के लिए आए हुए हैं। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि नॉर्थ स्टार नाम का एक म्यूटेंट जो है सामने आता है और बोलता है कि तुम्हें जो करना है कर लो, तुम हमारे खिलाफ जितनी ज़्यादा हेट फैला सकते हो फैला के देख लो, लेकिन एक बात तुम्हें साफ बता दूं कि इस कॉज के अंदर तुम्हें कोई भी सपोर्ट नहीं करने वाला है। लेकिन वहीं पे जब वो ये बात करना शुरू कर दिया तो पीछे से ह्यूमंस चिल्लाना शुरू कर देते हैं, ए वीडो, ए फ्रीक, अपनी शक्ल देख, कैसी बातें कर रहा है तू। लेकिन वहीं पे ट्रास बोलता है कि नहीं नहीं दोस्तों, हमें ये सब करने की बिल्कुल भी जरूरत, हमें इनसे जो है बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होना है, हम लोग यहाँ पे कोई हेट स्पीक करने के लिए नहीं आए हैं, हम लोग अब एडल्ट हो चुके हैं, तो हमें उनकी तरह ही बिहेव करना चाहिए और अपना गुस्सा अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। लेकिन वहीं पे जो दूसरे म्यूटेंट्स होते हैं अब उनको भी गुस्सा आना शुरू हो गया होता है इनकी बातों को सुन के, और वहीं पे पिक्सी वगैरह बोलते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब हम करें तो क्या करें। लेकिन वहीं पे हीलियन बोलता है कि शट अप पिक्सी, मेरे ख्याल से अब हमें इन रेसिस्ट को जो है बताना चाहिए, इनको एक अच्छा सबक सिखाना ही चाहिए। और वहीं पे हम देखते हैं कि हीलियन सामने आता और चिल्लाना शुरू करता है कि एप मैन, तुम लोग वापसी लौट के अपनी अपनी गुफाओं के अंदर चले जाओ, ये स्ट्रीट जो है वो फ्यूचर को बिलोंग करती है और हम ही यहाँ का फ्यूचर हैं। तो वहीं से दूसरा आदमी भी आवाज़ लगाता और कहता है कि तुम्हें वाकई में यहाँ पे कोई तमाशा करने का दिल चाह रहा है, तुम सिर्फ एक अबॉमिनेशन हो और कुछ भी नहीं। लेकिन वहीं पे बीच बोलता है कि पिक्सी, जूलियन, तुम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हो, यहाँ से सब पीछे हट जाओ। और वहीं पे जुबली वगैरह भी खड़े होते हैं और वो बोलती हैं चलो बच्चों बहुत हो गया, हमें यहाँ से वापसी चलना चाहिए। लेकिन वहीं पे साइमन ट्रास जो है एक चाल चलता है और वहाँ पे चिल्लाना शुरू कर देता है कि सर आराम से, वो सब के सब एक साथ हैं, ओ माय गॉड, लगता है ये म्यूटेंट्स हमें चारों तरफ से घेर रहे हैं, ये लोग हमें जान से मार डालेंगे। और ये बातें सुन के सारे ह्यूमंस के अंदर गुस्सा भर जाता है और उसी गुस्से को साइमन ट्रास इस्तेमाल करता है उन म्यूटेंट्स के खिलाफ। और इस तरह से हम देखते हैं कि वहाँ पे एक जोरदार जो है भगदड़ मच जाती है जहाँ पे म्यूटेंट्स और ह्यूमंस एक बार फिर आमने सामने आ जाते हैं, जो कि इनका वर्स्ट केस सिनेरियो बन सकता है। और इस तरह यहाँ पे बीच सबको जो है कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है, वो समझा रहा होता है कि हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे खामोशी से आए थे, हम खामोशी से अपने काम कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे म्यूटेंट्स होते हैं उनका दिमाग तो आपको पता है कि कैसा होता है टीनेजर्स का, तो वो बीच की बात बिल्कुल नहीं सुन रहे होते और इन सबसे आपस में एंगेज हो रहे होते हैं। और ये सब देखते ही देखते हम देखते हैं कि वहाँ की पुलिस को भी चौकन्ने कर दिया जाता है और पुलिस भी हम यहाँ पे आ रही होती है सीन के ऊपर। और चारों तरफ न्यूज़ वगैरह में सिर्फ एक ही न्यूज़ बताई जा रही होती है कि किस तरह से म्यूटेंट्स ने जो है ह्यूमंस के ऊपर अटैक कर दिया है। कहीं पे भी ये नहीं बताया जा रहा होता है कि ह्यूमंस ने ये सब की शुरुआत करी है, क्योंकि हमेशा से म्यूटेंट के साथ ऐसा ही होता है। और सारी फाइट के बीच हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा म्यूटेंट्स जो है वो घायल भी हो जाते हैं और बहुत बुरे हालात यहाँ पे होना शुरू हो जाते हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं कि यहाँ पे मिलिट्री फोर्सेस आती हैं और बीच को जो है सबड्यू करते हुए वहाँ से उठा के ले जाती हैं। इस तरह न्यूज़ में सेम यही कहानी बताई जा रही होती है कि किस तरह से वायलेंस जो है वो बिल्कुल इनएविटेबल हो चुका था, क्योंकि लोगों के अंदर इतनी एक दूसरे के खिलाफ हेट भरी हुई है कि ये कभी ना कभी तो होना ही था। और रही बात ट्रास की, तो ट्रास को हमें सामने लाने की ज़रूरत नहीं है, वो यहाँ पे सिर्फ पीसफुली कुछ थाउजेंड्स ऑफ लोगों के साथ मार्च कर रहा था और वो म्यूटेंट्स ने ही उन लोग को उंगली की होगी। और इस तरह से वहाँ पर उसकी भी बहुत बुरी हालत हो गई होती है ट्रास की, और वो उस वक्त मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहा होता है। और वहीं पे न्यूज़ रिपोर्टर बता रहा होता है कि अगर रही बात इस सारे के सारे मामले की, तो अब तक एक्समैन की तरफ से कोई भी प्रेस की तरफ नहीं आया हमसे बात करने के लिए, ना ही उसने हमसे कुछ कहा है। और यहाँ से हम ग्रे मैरिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर शिफ्ट होते हैं, जो कि दरअसल इस वक्त एक्समैन का घर है। और साथ ही साथ यहाँ पे दरवाजे के ऊपर कोई भी हमारी बेल का आंसर नहीं कर रहा है। हम सारे प्रेस वाले इनके घर के बाहर खड़े हुए इंतजार कर रहे हैं कि कब वो हमसे बात करेंगे। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपनी आपको जो है इस फोर्ट्रेस के अंदर कैद कर लिया, यहाँ से बाहर आने का नाम नहीं ले रहे हैं। और इस तरह हम शिफ्ट होते हैं एक्समैन की बड़ी टीम की तरफ, जहाँ पे क्लॉसस, साइक्लोप, नाइटक्रॉलर वगैरह मौजूद होते हैं और एमा फ्रॉस्ट। और वहीं पे नाइटक्रॉलर यही पूछना लगता है कि ये आखिरकार ये सब हो क्या रहा है गॉड, अब हम करेंगे तो क्या करेंगे, ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन बनते ही जा रही है, क्या तुम लोग के पास कोई आइडिया है कि अब हम आगे क्या करेंगे। तो वहीं पे जो है आर्मर बोलती है कि मिस्टर समर्स, मेरे ख्याल से आपको ही हमारे बारे में कुछ बोलना चाहिए इस बारे में कि अब हम करें तो आगे क्या करेंगे। तो वहीं पे साइक्लोप यानी कि स्कॉट समर्स बोलता है कि सबसे पहली बात अपने अपने दोस्तों को फ़ोन कॉल करो और उनको बता दो कि तुम लोग यहाँ मौजूद हो और बिल्कुल सेफ हो, और तब तक कोई भी किससे बात नहीं कर पाएगा जब तक मैं ना कहूँगा। और उसके बाद अपने आप को तैयार करो, क्योंकि हमारे सामने एक हेल जो है वो लूज़ होने वाला है। और यहीं सब सिटी हॉल के अंदर शिफ्ट होते हैं सैन फ्रांसिस्को के मेयर के पास, जहाँ पे साइक्लोप और एमा फ्रॉस्ट बातचीत करने के लिए आए हुए होते हैं। और वो मेयर यही बोल रही होती है कि आखिरकार तुम लोग आज थे कहाँ, जब ये सारा का सारा मामला बिगड़ रहा था तो तुम लोग कंट्रोल करने के लिए रोड्स पे क्यों नहीं थे। हैंक मकॉय वो जो था स्ट्रीट्स के अंदर मौजूद था, उसके साथ 4-5 बच्चे भी थे जिन्होंने वहाँ पे जो है हंगामा शुरू कर दिया। लाइव एट 5 के पास जो है लाइव फुटेज है ट्रास की कि किस तरह से उसको तुम्हारे स्टूडेंट्स मार रहे हैं पकड़ पकड़ के। तो वहीं पे साइक्लोप बोलता कि देखो सबसे पहली बात मुझे इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता कि वहाँ पे क्या हुआ था और किस वजह से हुआ था, और दूसरी बात मैं कोई म्यूटेंट गार्ड का प्रेसिडेंट नहीं हूँ या फिर मैं उनका किंग नहीं हूँ जो कि वो उनके ऊपर मैं हमेशा अपना हुक्म चलाते रहूँ और वो लोग मेरी सुनते रहेंगे। वो लोग म्यूटेंट्स हैं, जिस तरह के तुम लोग ह्यूमंस हो, तुम लोग की भी अपनी मर्जी चलती है, उनकी भी अपनी मर्जी चलती है। मैं हर वक्त उनके ऊपर अपना रोप नहीं चला सकता और ना ही हर वक्त के ऊपर नज़र रख सकता हूँ। तो वहीं पे वो जवाब देते हुए कहती हैं कि मेरे और मैं हूँ मेयर सिंक्लेयर, और मैं तुम्हें जब से यही चिल्ला के कह रही हूँ, देखो तुम्हें इस मामले के ऊपर स्कॉट कुछ ना कुछ जल्द से जल्द करना ही होगा, तुम्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी क्योंकि वो तुम्हारे लोग हैं।
तो एमा फ्रॉस्ट बोलती है कि तुम्हारे लोग, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो साइक्लॉप बोलता है कि एमा जाने दो इस बात को। तो वहीं पे मेयर कहती है देखो मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ स्कॉट कि तुम एक बहुत बड़े घर के अंदर रहते हो और तुम्हारा बगीचा भी बहुत बड़ा है जिसकी सफाई करना काफ़ी मुश्किल है, और मैं इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझती हूँ कि ये सब तुमने बिल्कुल भी नहीं किया होगा, तुम्हारी कोई ऐसी इंटेंशन कभी रही नहीं है। लेकिन जब रात ढल जाएगी तो तुम्हें लोगों को काम करना ही होगा, तुम्हें लोगों को समझाना ही होगा कि इस सब में किसकी गलती थी और इसको कैसे सही किया जा सकता है। तो वहीं पे साइक्लॉप बोलता है कि ठीक है मैं ये सब संभालने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन हमें हैंक वापसी चाहिए और जितनी जल्दी हो सके उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन वहीं पे एक आदमी चिल्लाते हुआ है कि मेयर सिंक्लेयर आप मेरे साथ चलिए, ट्रास ने जो इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुला लिया है और वो वहाँ पे लोगों से बातें कर रहा है। और वहीं पे टास जो है बेसिकली लोगों के अंदर अपनी जो है गंदगी भरना शुरू कर देता है और कहता है कि हम लोग को जो है इस तरह से नीचे नहीं गिराया जा सकता है, हम लोग को इस तरह से रोका नहीं जा सकता है। हमारे पास पूरा राइट है कि हम लोग पीसफुली कहीं पे भी असेंबल हो सकते हैं, हमारे पास पूरा राइट है कि हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो कोई हमें कितना भी चुप करवाने की कोशिश क्यों ना कर ले, हम अपने मुंह बंद करके नहीं बैठने वाले हैं। और आज जो हमारे ऊपर अटैक किया गया ये शायद उसी का प्राइस है जो कि मैंने तुम लोग के लिए फ्रीडम के लिए आवाज़ उठाई थी, मैंने ह्यूमन के राइट्स के लिए बोलना शुरू करा तो मेरी देखो क्या हालत कर दी आज इन लोगों ने। लेकिन इससे मेरे हौसले बिल्कुल भी कम नहीं होने वाले हैं। हम लोग जो है सिटी हॉल तक जो है मार्च करते हुए जाएंगे और अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के लिए फाइट करेंगे, क्योंकि इन म्यूटेंट्स के बीच रहते हुए हमें ऐसा लगता है कि एक लोडेड गन हमारे सर के ऊपर मुस्तकिल रखी हुई है और हम लोग डर के अंदर जी रहे हैं। और यहीं से दूसरी तरफ न्यूज़ में दिखाते हैं कि अब जो है अब बात और ज़्यादा फैलते जा रही है। हैमर के एजेंट्स और हैमर के डायरेक्टर ऑसबॉर्न भी यहाँ पे आ चुके हैं और अब वो जो इस सारे मामले को खुद पर्सनली हैंडल करने वाले हैं। तो आपको याद होगा कि डार्क एवेंजर्स की सीरीज़ में हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि नॉर्मन के पास किसी की कॉल आती है और सैन फ्रांसिस्को के अंदर कुछ होता है। तो दरअसल ये सैन फ्रांसिस्को के अंदर यही होता है जिसके लिए नॉर्मन ऑसबॉर्न यहाँ पे आया है। तो वहीं पे मेयर सिंक्लेयर बोलती है कि देखो ज़रा ऑसबॉर्न भी यहाँ पे आ चुका है, अब लगता है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा बदतरीन होने वाली हैं, स्कॉट इस सब के लिए तैयार हो जाओ। और इस तरह वकांडा के अंदर भी शिफ्ट होते हैं जहाँ पे स्टॉर्म और ब्लैक पैंथर भी सारी की सारी न्यूज़ देख रहे होते हैं। न्यूयॉर्क सिटी के अंदर यानी कि न्यू एवेंजर्स के पास हम शिफ्ट होते हैं जहाँ पे स्पाइडरमैन बोलता है कि ठीक है लोगन, अगर तुम्हें हमारे पास से जाना है तो तुम बिल्कुल जा सकते हो, तुम्हारी टीम को तुम्हारी ज़रूरत हो सकती है, क्योंकि आपको पता है कि लोगन इस वक्त जो है न्यू एवेंजर्स की टीम का हिस्सा था। इसी तरह हम देख रहे होते हैं कि फैंटास्टिक फोर भी ये सारा का सारा ट्रांसमिशन देख रहे होते हैं और वहाँ पे फ्रैंकलिन बोलता है कि आखिरकार ये लोग म्यूटेंट से इतनी ज़्यादा नफरत क्यों करते हैं मॉम, क्या वो लोग मुझसे भी इतनी नफरत करेंगे। और इस तरह लेटवेरिया के अंदर डॉक्टर डूम और लोकी भी बैठ के सारी की सारी चीज़ें देख रहे होते हैं। और वहीं सैन फ्रांसिस्को के अंदर रात में हम देखते हैं कि म्यूटेंट्स ने दोबारा अपनी एक रैली निकाली होती है, वो मार्च करते हुए जा रहे होते हैं और आवाज़ उठा रहे होते हैं और कुछ ह्यूमंस भी वहाँ पे आपस में मौजूद होते हैं। और इसी के बीच हम देखते हैं कि दोबारा कुछ हेट फैलाने वाले लोग आते हैं और वहाँ पे हर तरफ आग लगा देते हैं। बेसिकली ये लोग जो हैं कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ज़रा सा भी कभी भी कोई सुकून पसंद ही नहीं होता है और वो वहाँ पे हर वक्त हंगामा चाह रहे होते हैं और उनको सिर्फ इस तरह की चीज़ें करने के लिए मौका चाहिए होता है। लेकिन हम तभी देखते हैं कि वहाँ पे लोगों को बचाने के लिए और सेफ्टी तक पहुँचाने के लिए एंजल और सन स्पॉट वगैरह पहुँचते हैं ताकि उन लोग को रोक सकें। और इसी तरह हम दूसरी तरफ कहीं और शिफ्ट होते हैं जहाँ पे सेम यही सिचुएशन चल रही होती है और नाइट कॉलर वहाँ पे लोगों की मदद कर रहा होता है। और इस तरह मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मुख्तलिफ लोग जो हैं वहाँ पे एक दूसरे की मदद कर रहे होते हैं। और यहीं पे हम देखते हैं कि रॉक स्लाइड और क्लॉसेस का आपस में भी झगड़ा हो गया होता है इसी बात के ऊपर, क्योंकि वो लोग जो है म्यूटेंट्स बच्चे हैं और इनकी बातों के अंदर आ रहे होते हैं और लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिसको रोकने के लिए क्लॉसेस यहाँ पे आता है और इनसे बातचीत वगैरह कर रहा होता है। और वहीं पे एक तरफ हम देखते हैं कि टॉड वहाँ पे आया हुआ होता है और बोलता है कि रही बात तुम्हारी सारी ज़िंदगी मेरे सामने खड़े होने की तो मैं उसको बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ, तुम कोई कॉप नहीं हो, तो मेरे सामने से बिल्कुल हट जाओ। तो बोलता है कि टॉड देखो, तुम्हें साफ लफ्ज़ों में कहना चाहता हूँ कि तुम जब से बच्चे हो मैं तब से तुम्हारी धुलाई करते हुए आ रहा हूँ और तुम्हें क्या लगता है ऐसे मौके में मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा, ऐसे ही जाने दूंगा और ऐसे ही हंगामा करने दूंगा जब हमारी पूरी की पूरी म्यूटेंट काइंड जो है वो बहुत बड़ी मुश्किल में फंस सकती है। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि टॉड उसको जो अपनी ज़बान के अंदर लपेटना शुरू कर देता है, लेकिन साइक्लॉप भी अपनी आई ब्लास्ट के जरिए उसको बहुत दूर उठा के फेंकता है और बोलता है कि अब बहुत चीज़ें बदल चुकी हैं टॉड, अब चीज़ें जो है सच में रियल होते हुए नज़र आ रही हैं, ये एक बिगिनिंग हो सकती है एक बहुत बड़े एंड की और तुम उसके अंदर इस वक्त यहाँ खड़े हुए पेट्रोल डाल रहे हो, तो मेरी बात मानो और यहाँ से वापसी घर लौट के चले जाओ। एक ब्रेक पड़ती है और वहाँ से आवाज़ आती है कि बस बहुत हो गया, अब अपना मुंह बंद कर लो। और वहाँ से जो है ह्यूमैनिटी के लोग आ जाते हैं और वो चिल्ला रहे होते हैं कि ह्यूमैनिटी नाउ, ह्यूमैनिटी नाउ। वहीं पे कोकोस बोलती हैं कि मिस्टर समर्स, हम जो इनको आपसे और ज़्यादा दूर नहीं रख सकते हैं, अब हम इनको और ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहीं पे हम देखते हैं कि साइक्लॉप जब वहाँ पे गिरा होता है तो कुछ पुलिस वाले आके उसको उठा रहे होते हैं। उसमें से एक आदमी उसको सारी की सारी सिचुएशन बताना शुरू करता है कि मेरे ख्याल से अब सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट होते ही जा रही है, ये शहर के हर तरफ इस तरह के हंगामे चल रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि हम लोग इस सबको रोक पाएंगे। तो साइक्लॉप बोलता है कि मेरी बात का बिल्कुल भी बुरा मत मानना, लेकिन अगर तुम लोग इस सबको हैंडल नहीं कर पाओगे तो तुम इस सिटी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को कैसे कायम रख पाओगे। और यहीं से हम शिफ्ट होते हैं हैमर के वेस्ट बेस के अंदर सैन फ्रांसिस्को के अंदर और वहाँ पे हमें नॉर्मन ऑसबॉर्न बता रहा होता है कि इस वक्त पूरी की पूरी सिटी जो है अपना दिमाग खो बैठी है और स्कॉट समर जो है अपने म्यूटेंट्स को संभाल के नहीं रख सकता है, तो इसलिए अब वक्त आ चुका है कि मेरे एवेंजर्स जो हैं वो काम पे लग जाएं। तुम्हें पे हॉकाई बोलता है कि अच्छा ओजी, मुझे तो तुम्हें ये देख के लग नहीं रहा है क्योंकि तुम इस वक्त अपना सूट नहीं पहने हुए हो, क्या तुम्हारा सूट कुछ ज़्यादा ही भारी हो गया आजकल? ये सिर्फ मैं ही हूँ या तुम हम सबके अंदर जो है एक बड़ा सा बड़ा पेन बनते जा रहे हो दिन पर दिन? यहाँ पे अगर तुम मेरे सामने खड़े हो तो थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट दिखाया करो मेरे सामने। हमारे पास जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर चल रहा है और मैं बिल्कुल भी तुम्हारे फजूल के जोक्स के मूड में नहीं हूँ।
वहीं पे नॉर्मन अपने एवेंजर्स को समझाता है कि किस तरह से तुम लोग को जो है डिफरेंट असाइनमेंट्स दिए जाएंगे और डिफरेंट हॉट जोन्स के अंदर रखा जाएगा, ताकि वहाँ का जो है तुम लोग सारा का सारा मामला कंट्रोल कर सको। यहाँ की जो लोकल पुलिस है वो फर्स्ट वेव कहलाएगी, उसके बाद जो हमारे हैमर के एजेंट्स हैं वो जो है यहाँ की सेकंड वेव कहलाएंगे, और अगर मामला उससे भी ज्यादा निकल जाता है तो फिर तुम लोग को उस इलाके में भेजा जाएगा। तुम लोग का काम बहुत ज्यादा सिंपल है, कोई भी म्यूटेंट जो कि कॉस्ट्यूम के अंदर घूम रहा हो या फिर लॉ को तोड़ने की कोशिश कर रहा हो, तुम लोग को जो है तब तक उसको रिस्ट्रेन करना है जब तक तुम लोग उसको अरेस्ट ना कर लो। और मेरी बात याद रखना कि यहाँ पे कोई भी फैटिलिटीज नहीं होनी चाहिए, कोई भी किसी किस्म का कोई खून खराबा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कैमराज वो यहाँ पे पूरी सिटी के अंदर हर तरफ लगे होंगे, सारे लोगों की नज़र तुम लोगों के ऊपर ही होंगी। और बॉब तुम जो हो मेरे साथ यहीं पे मौजूद रहोगे, तुम्हें वहाँ पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आज का काम जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा सिंपल है, हमें सारे के सारे सिविलियंस को सेफ रखना है और रॉयड को जो है ज़्यादा फैलने से रोकना है, यही हमारा सबसे बड़ा काम होने वाला है। तो तुम लोग के इसके बारे में कोई क्वेश्चन या कमेंट्स वगैरह हैं तो मुझसे शेयर कर सकते हो। और इस तरह हम देख रहे हैं कि किस तरह से नॉर्मन ऑसबॉर्न ने जो इस मैटर को अपने हाथों के अंदर ले लिया है और हैमर जो है यानी कि डायरेक्टली इसको जो है अब काम पे लगेगी। और इसी तरह हम लोग देख रहे होते थे कैस्ट्रो के अंदर, जहाँ पे सारे के सारे म्यूटेंट जो है कुछ लोगों से लड़ रहे होते हैं और आपस में वो लोग हंगामे की तैयारी वगैरह कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि पीछे से वहाँ पे कोई और नहीं बल्कि मिस मार्वल आती है और उन सारे म्यूटेंट्स को एक एक करके ठंडा करना शुरू करती है। तो वहीं पे वो बोलती है कि आखिरकार तुम ये सब कर क्या रही हो, मैंने तो सुना था कि तुम लोग अवेंजर्स हो, तुम लोग गुड गाइज हो, तो क्या तुम लोग हमें यहाँ बचाने के लिए आए हो या हमसे लड़ने के लिए आए हो? तो कहती कि श्योर, क्या तुमने सुना नहीं है कि हम लोग तो वाकई में गुड गाइज हैं। और यहीं से हम दूसरी तरफ क्लॉसेस वगैरह की तरफ शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे रॉक स्लाइड की काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से उसने धुलाई करके उसको ठंडा कर दिया होता है, और वहाँ पे दूसरे लोग उसके आगे बोल रहे होते हैं कि मेरे ख्याल से आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो क्लॉसेस बोलता है कि वो जो है अपने कंट्रोल से बहुत ज़्यादा बाहर हो रहा था, इसलिए मुझे उसको ठंडा तो करना ही था ना, और वैसे भी जब वो उठेगा तो मैं उससे माफ़ी मांग ही लूँगा। लेकिन वहीं पे जब वो लोग आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो क्लॉसेस बोलता है कि लेडीज जरा एक मिनट, मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है। और हम देखते हैं कि वहाँ पे वैनम जो है इंतजार कर रहा होता है, और आपको पता है कि वैनम का दिमाग तो बिल्कुल उल्टा ही है, और वो यहाँ पे बिला वजह के क्लॉसेस से भिड़ना शुरू कर देता है। और वहीं पे क्लॉसेस सिर्फ 2 ही लफ्ज़ बोलता है कि लड़कियों यहाँ से भागो और पीछे मुड़ के मत देखना। और क्लॉसेस और वैनम एक दूसरे के अंदर गुत्था होना शुरू हो जाते हैं। और इस तरह हम लोग शिफ्ट होते हैं एम्बार्को सेंटर के अंदर, जहाँ पे कुछ ह्यूमन और म्यूटेंट जो है आपस में यहाँ पे आगे बढ़ते हुए मार्च करते हुए आ रहे होते हैं, लेकिन सामने पुलिस वाले खड़े होते हैं और वो समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जिस जगह तुम लोग जाने की बात कर रहे हो वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है और वहाँ पे हम लोग तुम्हें जाने की इजाज़त नहीं दे सकते हैं। अगर तुमने वहाँ पे कदम रखा तो वो ट्रेस पास कहलाएगा और उसके लिए तुम्हें अरेस्ट भी किया जा सकता है। लेकिन इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे पुलिस वालों की कोई नहीं सुन रहा होता, उनके मुँह पे बोतलें पड़ना, टमाटर पड़ना शुरू होते हैं और लोग उनको कुत्ते की तरह वहाँ पे पीटना शुरू कर देते हैं। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि इन सारे पुलिस वालों के बीच हॉकाई को भेजा होता है और वो बोलता है कि ठीक है, अब लगता है कि तुम लोगों का काम तमाम करना ही होगा, लेकिन मुझे काफ़ी ज़्यादा अफसोस हो रहा है ये बात सुन के कि मैं उनको मारूं और उनको जान ना लूं तो ये मेरे लिए कितना ज़्यादा बुरा होने वाला है, क्योंकि मैं बगैर जान लिए तो रह ही नहीं सकता हूं। और इस तरह हम देखते हैं स्कॉट टेलीग्राफ हिल की तरफ आता है, जहाँ पे कुछ म्यूटेंट्स बैठे हुए होते हैं अपनी बहुत ज़्यादा शामत बुलाने के बाद, और वो बोलती है कि देखो जरा स्कॉट समर्स आ चुका है। और वो बोलती है कि मिस्टर समर्स, तो साइक्लॉप बोलता है कि नहीं, मुझे साइक्लॉप के नाम से बुला लो, इस वक्त हम लोग फील्ड के अंदर है ऑनिक्स। तो कहती है कि बिल्कुल बिल्कुल। तो वो साइक्लॉप पूछता है कि आखिरकार तुम लोग यहाँ पे बैठ के कर क्या रहे हो, क्या यहाँ पे कुछ हुआ है? तो वो बताना शुरू करती है कि किस तरह से यहाँ पे कुछ लोग मौजूद थे कुछ घंटे पहले और आपस में वो लोग जमा हो गए और चिल्लाना शुरू कर दिया और आपस में इन्होंने भगदड़ मचाना शुरू कर दी और सब एक दूसरे के लिए लड़ रहे थे। और हमें ये बात समझ में नहीं आ रही कि आखिरकार मिस फ्रॉस्ट कहाँ पे हैं, क्योंकि मिस फ्रॉस्ट को तो यहाँ पे मौजूद होना चाहिए था, इस सबको सुपरवाइज करना चाहिए था या उन्हें इन सब चीज़ों को रोकना चाहिए था। तो आखिरकार वो है क्या? तो वहीं पे साइक्लॉप बोलता है कि इस वक्त मैं वाकई में नहीं जानता कि एमा इस वक्त है तो है कहाँ, लेकिन अगर एक्शन जो है सिटी हॉल के अंदर हो रहा है तो फिर हमें सिटी हॉल की तरफ ही चलना चाहिए और देखना चाहिए कि वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। और इस तरह हम सिटी हॉल के पास देखते हैं कि मेयर के ऑफिस के बाहर के वहाँ पे तो पूरा का पूरा हंगामा शुरू हो गया होता है। म्यूटेंट्स एक तरफ जमा हुए होते हैं और लोग एक तरफ जमा हुए होते हैं और सब शोर शराबा कर ही रहे होते हैं। और वहीं पे वो बोलती है कि नहीं डायरेक्टर ऑसबॉर्न, आपको ये सब करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे कोई भी अब तक इंसिडेंट ऐसा नहीं हुआ है जिसमें आपकी टीम की मुझे कोई ज़रूरत पड़ सके। हमारी जो यहाँ की लोकल पुलिस है वो बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है। नहीं आप ये नहीं कर सकते हैं। हेलो, क्या आपने मेरी कॉल काट दी है? तो वहीं पे वो पीछे से आदमी पूछता है कि आखिरकार उन्होंने आपसे क्या बात की है? तो कहते हैं कि वो हमारी बात मानने के लिए बिल्कुल भी नहीं तैयार थे। उनके मुताबिक यहाँ का लॉ ऑर्डर बिल्कुल ही बदल चुका है और यहाँ पे हमारी पुलिस बेकार हो चुकी है और इसके लिए उन्होंने हैमर का एक एजेंट यहाँ पे हमारी लोकेशन पे भेजा है जो कि सबको ठंडा कर पाएगा। तो वो पूछता है कि क्या मतलब, आप एजेंट्स की बात कर रही हैं या एक एजेंट की बात कर रही हैं? तो मेयर कहती है कि नहीं, उसने मुझसे तो सिर्फ एक सिंगुलर एजेंट की बात की है। मेयर के ऑफिस के ऊपर एक जहाज आता है और वहाँ से सिर्फ एक ही एजेंट कूदता है और वो है एरिस गॉड ऑफ वॉर, जो कि इन सारे के सारे लोगों को ठंडा करने के लिए अकेला ही काफ़ी है। और वो यहाँ पे ज़बरदस्त किस्म की अपनी सुपर हीरो लैंडिंग मारता है और वहाँ पे वो अपना एक्स उठाता है और म्यूटेंट्स की तरफ पॉइंट करते हुए बोलता है कि मैं एक ऐसा आदमी हूँ जो कि अपने बिजनेस की बात को बार बार रिपीट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ, तो इसलिए यही सजेस्ट करूँगा कि तुम मेरी बात को पूरी अटेंशन के साथ सुनो। मेरे सामने एक लाइन मौजूद है और जो कोई भी उस लाइन को क्रॉस कर देता है तो वो अपना अधिकार सिटीजन से खो के एक सोल्जर बन जाता है। और तुम्हें ये बहुत अच्छी तरीके से बात पता होनी ही चाहिए कि मैं सोल्जर्स के साथ किस तरह से बिहेव करता हूँ। वो लाइन है जिसको सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ, जिसके बारे में सिर्फ मैं ही समझता हूँ कि वो लाइन कब क्रॉस हो चुकी है और कब नहीं।
तो इसीलिए मैं तुमसे ये कहूँगा कि अब तक ये लाइन क्रॉस नहीं हुई है और इसको क्रॉस करने की कोशिश भी नहीं करता, क्योंकि अगर तुमने ऐसा कर दिया तो तुम मेरे खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दोगे अगेंस्ट योर सिटी, अगेंस्ट योर गवर्नमेंट और खासकर अगेंस्ट मी। और ये करने की तो गलती करना भी नहीं, क्योंकि तुम्हें ये बात पता होनी ही चाहिए कि मैं एरीज गॉड ऑफ वॉर हूँ और वॉर से मुझे प्यार है। तो वहीं पे साइक्लोप दूर खड़ा हुआ सारी की सारी चीज़ें देख रहा होता है और बोलता है कि एक ही दिन के अंदर इतने ज़्यादा मामला बिगड़ गए, ये काफ़ी हैरानी वाली बात है। और हम लोगों को जो है अब इस बारे में फिगर आउट करना ही होगा कि किस तरह से हम उस मॉन्स्टर को मार गिराएंगे। और इस तरह हम नॉर्मन के ऑफिस के अंदर शिफ्ट होते हैं, जो कि खड़ा हुआ सारी की सारी तबाही और बर्बादी देख रहा होता है। और पीछे से आवाज़ आती है कि नॉर्मन, तुम बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि इंतज़ार करने की शौकीन मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि दरअसल हम देखते हैं कि एमा फ्रॉस्ट यहाँ पे जो है से अकेले में मिलने के लिए आई होती है और बोलता है कि एमा फ्रॉस्ट हाय, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें इस वक्त इंतजार करना कितना ज़्यादा बुरा लग रहा होगा, लेकिन मेयर को उस वक्त मुझसे बात करने की ज़रूरत थी और मैंने वहाँ पे कुछ काम भी करवाए हैं। लेकिन तुम वाकई में बहुत ज़्यादा फैंटास्टिक लग रही हो बाय द वे, क्या तुम आज स्क्वाड के लिए तैयार होकर जा रही थी? तो एमा बोलती है कि स्क्वाड जो है वो किसी को कंट्रोल नहीं करता है, वो ना ही मुझे कंट्रोल करता है और ना ही किसी और म्यूटेंट के बिहेवियर को कंट्रोल कर सकता है। तो वहीं पे ऑसबॉर्न बोलता है कि ये तो बहुत ही बुरी बात हुई ना, क्योंकि इस वक्त मैं एक ऐसे लीडर की तलाश कर रहा हूँ जो कि बिल्कुल वही कर सके, जो उनको लीड कर सके, जो उनको अपने इशारों पर नचवा सके। और वो वहाँ पे उसको एक फ़ाइल देता है। तो वो पूछती कि ये क्या है आखिरकार, तो कहता है कि ये मेरा प्लान है। तो एमा बोलती कि किस किस्म का प्लान? तो बोलता है कि ये तुम्हारा और मेरे बीच एक नया प्लान है, ये एक किस्म की डील है जो कि हम लोगों के बीच अब होने वाली है। तुम्हारा काम सिर्फ यही होने वाला है कि तुम्हें म्यूटेंट्स की आवाज़ को जो है खामोशी से दबा के रखना है और मैं अपना बिजनेस उसके साथ करता रहूँगा। अगर स्क्वाड जो इस चीज़ को मैनेज नहीं कर सकता है तो हमें किसी और की ज़रूरत होने वाली है। मुझे जो है एक ऐसी म्यूटेंट टीम की ज़रूरत पड़ने वाली है जो कि लॉ एंड ऑर्डर को कायम करके रख सके। और इसका मतलब है कि मुझे तुम्हारे लोगों की ज़रूरत है, मतलब तुम जैसे लोगों की जो कि इसको लीड कर सके। और मुझे एक नए लीडर की भी ज़रूरत है जो कि इस टीम को मेरी लीड करेगा, कोई ऐसा इंसान जिसके पास सिर्फ स्किल ना हो बल्कि एक विल भी हो उन सबको लीड करने के लिए। तो वहीं पे एमा वो फाइल पढ़ती और बोलती कि ऑसबॉर्न, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार इस सब का क्या मतलब है तुम्हारा। तो वहीं पे ऑसबॉर्न बोलता है कि श्योर, तुम मेरी चीज़ों को आसानी से समझ सकती हो, तुम अपनी इमेजिनेशन की पावर को इस्तेमाल करो और बड़ा सोचने की कोशिश करो, वेरी बिग। और इस तरह हम देखते हैं कि एमा की नज़र एक तरफ पड़ती है ब्लैक कलर के सूट के ऊपर और वो वहाँ पे उसको देख के समझ जाती है कि यहाँ पे इसका क्या प्लान चल रहा है और वो बोलती है कि ओ माय। और इस तरह हम देखते हैं कि ऑसबॉर्न यहाँ पे कुछ प्रेस वालों के सामने आता है और यहाँ से इनसे बात करना शुरू करता है और कहता है कि गुड इवनिंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पे आ चुके। मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आपका यहाँ तक पहुँचना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट साबित हुआ होगा, लेकिन अगर ये बात ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती तो मैं कभी भी आप लोग को यहाँ पे नहीं बुलाता। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैं आप लोग को ये इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि इस पूरी की पूरी सिटी के अंदर यानी कि सैन फ्रांसिस्को, ऑकलैंड और बैकेली के अंदर जो है एक मार्शल लॉ लगा दिया जाता है, यानी कि टोटल कर्फ्यू लग जाएगा। अब कोई भी स्ट्रीट्स के अंदर नहीं घूम पाएगा। सारे के सारे एरियाज़ के अंदर हैमर के एजेंट्स जो हैं वहाँ पे पहरेदारी कर रहे होंगे और जो उसको सेफ रखने की पूरी कोशिश करेंगे। और म्यूटेंट ड्रिंक लीडर जो कि उन लोगों को उकसा रहे थे, उनको लीड कर रहे थे, उन लोग को जो है डिटेन कर दिया जाएगा और स्ट्रीट से दूर रखा जाएगा। और मैं यहाँ पे आज जो हूँ सिर्फ एक इंसान से खास कर बात करना चाहता हूँ और वो मेरा पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है स्कॉट समर्स, जो कि उनको जो है एक अस्यूमेबल लीडर साबित होता है, जो कि एक सेल्फ अपॉइंटेड लीडर है म्यूटेंट रेस का। तो अगर ऐसा ही है कि वो अपने आप को लीडर मांगता है तो उसको अपने लोगों को जो है कंट्रोल के अंदर रखना होगा, क्योंकि उसके लोग पहले ही हमारी सिटी को आज बहुत ज़्यादा बर्बाद कर चुके हैं। मेरे साथ आज कोई और भी यहाँ पे मौजूद है जिसके पास कुछ सवालात हैं इसी किस्म के। और इस दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्कॉट समर और म्यूटेंट्स को जो है लोग पकड़ना शुरू कर देते हैं और गिरफ्तार करने की तैयारी कर रहे होते हैं। और यहीं पे हम देखते हैं कि एमा फ्रॉस्ट जो है अपने ब्लैक कलर के सूट को यहाँ पे पहन के तैयार कर रही होती है और बीस्ट यहाँ पे जेल के अंदर बैठा हुआ किसी से बात कर रहा होता है और बोलता है कि मुझे तुम्हारी आवाज़ बहुत ही मुश्किल से सुनाई दे रही है, क्या तुम मेरे हेड के अंदर बात कर रहे हो? और वहीं पे हम देखते हैं कि ऑसबॉर्न यहाँ पे किसी और को नहीं बल्कि चार्ल्स एक्सेवियर को सामने लेकर आता है और वो कहते हैं कि मेरा नाम प्रोफेसर चार्ल्स एक्सेवियर है और मैं जो अपने आप को काफ़ी टाइम से पब्लिकली डिस्टेंस करा हुआ था, मैं लोगों के सामने नहीं आ रहा था और मैं सिर्फ अपने स्कूल के लिए और अपने इंस्टीट्यूशन के लिए काम कर रहा था। लेकिन आज मुझे ये बात कहनी पड़ेगी कि मिस्टर समर्स ने यहाँ पे जो एक्शंस लिए हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंसेन थे, उनको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। और स्कॉट, अगर तुम मेरी बात सुन रहे हो, अपने आप को जो सरेंडर कर दो, इसके ज़रिए हम शांति से बात कर सकते हैं और सारी की सारी भगदड़ जो चल रही है इसको ख़त्म कर पाएंगे। यहाँ पे अब भागने का कोई फ़ायदा नहीं है, भागने से हमें अब कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन हम देखते हैं कि स्कॉट समर वहाँ पे जब देखता है कि चार्ल्स एक्सेवियर यहाँ पे ऑसबॉर्न के साथ हो गए, पुलिस वालों से जो है आराम से सरेंडर कर रहा था, लेकिन अब उसने सोच लिया था कि वो सरेंडर नहीं करेगा और वो वहाँ से आगे भागना शुरू करता है। और वहीं पे एमा हम देखते हैं कि अपने ब्लैक कलर के कपड़े पहनती है, ब्लैक क्वीन वाले, और कहती है कि यूजुअली ब्लैक मेरा कलर तो नहीं है, लेकिन लगता है कि अब मुझे इसी से काम चलाना पड़ेगा। लेकिन हम देख रहे होते हैं कि यहीं एक जेल के अंदर जहाँ पे बीच को कैद है वहीं पे चार्ल्स एक्सेवियर को भी कैद किया हुआ है और वो बोलते हैं कि हाँ हेनरी, बिल्कुल ये मैं हूँ चार्ल्स एक्सेवियर। उन लोगों ने मेरे दिमाग के साथ कुछ कर दिया कि मैं अपनी पावर्स को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ। उन्होंने हम सब के साथ यहाँ पे कुछ ना कुछ कर दिया है, हम सब अपनी जो है पावर्स को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। तो बेसिकली हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे चार्ल्स एक्सेवियर असली वाले जो हैं वो जेल के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पे ऑसबॉर्न किसी को चार्ल्स एक्सेवियर बना के लाया है और स्कॉट वगैरह से बात करने की कोशिश कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ऑसबॉर्न ने कमीनापन कितना ज़्यादा शुरू कर दिया है। एक तो उसने एमा को भी अपनी तरफ कर लिया है। टू बी कंटिन्यूड।